जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बेहद बेहद खास इंसान। आपकी एक पहचान तो ये है कि आप बलिदानियों के शिरोमणि शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे हैं, सगे भतीजे हैं। और आपका अपना जीवन भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा। आपने भगत सिंह का भतीजा होने के योग्य स्वयं को बनाया अपने कर्मों से। भगत सिंह भारत की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए और आपने उसी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपना जीवन दांव पे लगाया। भारतीय सेना का गौरव मेजर जनरल शौनान सिंह वीर चक्र हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। आपकी व्यस्तता, कई दिन से हम कोशिश कर रहे थे पर आपकी व्यस्तता ऐसी थी, पर फाइनली आज हम बैठे हैं। मेरा सौभाग्य। ये हर बार आपसे जब मिलते हैं ना तो मैं इसको बयान नहीं कर सकता। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। तो हम बात सीधी शुरू करते हैं जी। आपके परिवार से, और परिवार की भी बात हो उससे पहले एक बार अपने नाम के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत लोगों के लिए नाम थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, शौनान सिंह। देखिए, ऐसा है कि जो मेरे पिताजी जो थे, हाँ, ही वाज इन्वॉल्वड इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, वॉट एवर एक्सटेंट ही हाँ। कुड। तो उनके दिमाग में ये बात हमेशा थी। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, हाँ, इट वाज अ वॉरशिप ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश, व्हिच वाज सपोज्ड टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल। अच्छा। वो बर्बाद नहीं हो सकता था। हाँ, तो उसमें एक जापानीज पायलट जो था, हाँ, उसने उसके अंदर शिप के ऊपर डाइव किया। ओके, जो कामाकाजी मिशंस हैं जापानीज के, हाँ, हाँ, दे वर फॉलो अप ऑफ दैट डेयर डेविल एक्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल। उससे पहले कामाकाजी मिशन इस तरह के नहीं होते थे, ना कामाकाजी मिशन का नाम था। तो व्हेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस केम टू रंगून, ही स्टार्टेड ए रेडियो स्टेशन फ्रॉम देयर। ओके, उस रेडियो स्टेशन का उन्होंने नाम रखा शियोनान। तो अब उसके स्पेलिंग में बड़ा कंट्रोवर्सी है। जापानीज जो वो CHEO करके लिखते हैं, या अच्छा। हम लोग उसको हम लोग उसको SICV, हम लोग उसको SHIV लिखते हैं, या हम लोग कुछ भी जो उसको अलग अलग, कोई लोग शियोदान, शिरान, कुछ सब कई लोग के लिखते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट द बेसिक इंस्पिरेशन वाज फ्रॉम देयर फ्रॉम माय फादर, दैट समबडी हु डिड समथिंग व्हिच हर्ट द ब्रिटिश। तो इसलिए मुझे अपने बेटे का नाम उसके ऊपर रखना है। जी जी। नॉट ओनली मी, माय सिस्टर्स नेम इज आल्सो इस्कारा। हाँ, इस्कारा मीन्स स्पार्क जी, इन जी। रशियन लैंग्वेज। इन तो रशियन, उसके नाम से एक मैगजीन या डेली पेपर छपता था, जो था रेवोल्यूशनरी पेपर, हाँ, रशिया में, हाँ, इस्कारा। तो उसका नाम उन्होंने उसके नाम से रखा, मेरा नाम शियोनान रखा। सो व्हेन यू से दैट, तो कई लोग जो है गूगल खोल लेते हैं कि कहाँ है ये। वो नहीं मिलता है उसमें, लेकिन उससे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट ही बिलीव्ड। yes, what he believed, and how he spelled is again a different thing. So he believed it and he named me and I am quite happy about it. मुझे सिर्फ इतना प्रॉब्लम जरूर है कि मुझे हर बार 6-7 बार स्पेलिंग बताने पड़ते हैं अपने नाम लिखवाने के लिए। तो देखें, आपके पिताजी जी, भगत सिंह जी के छोटे भाई रणवीर सिंह जी, भगत सिंह जी के बारे में तो देश जानता है, दुनिया जानती है, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है। लेकिन आपके पिताजी भी, वैसे तो पूरा ही खानदान आपका भारत की आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूट किए, पर आपके पिताजी के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग। तो हम शुरू करते हैं, आप जो भगत सिंह जी के भाई थे, टोटल इनके बारे में बताते हुए, भाई बहन कौन थे, कैसे थे, किस ऑर्डर में आपके पिताजी आते हैं, और वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि सरदार भगत सिंह से बड़े एक और भाई थे, जगत सिंह, जो कि 7-8 साल की उम्र में टाइफाइड से उनकी डेथ हो गई थी जी। उसके बाद भगत सिंह थे। हाँ, उसके बाद उनकी सिस्टर थी अमर कौर जी। देन आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द ऑर्डर, लेकिन मेरे फादर से बड़ी थी तीनों सिस्टर।
हाँ और मेरे फादर से बड़े थे दो भाई थे। दो हाँ, और चौथे भाई जो थे वो इनसे छोटे थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये 3 बहनें और 4 भाई जिंदा थे। हाँ। तो सबसे बड़े थे कुलवीर सिंह, उसके बाद कुलतार सिंह, फिर मेरे फादर रणवीर सिंह और राजेंद्र सिंह, और जो बहनें थी उनमें अमर कौर, शकुंतला एंड सुमित्रा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो हमारे परिवार में जो 12-14 साल की उम्र में आदमी पहुंच जाता था, उसको उठा के डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में बंद कर देते। तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ये 12-12 साल जेल के अंदर बंद रहे। और उसके अंदर हालांकि ये लोग पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी एक्टिव तो थे फैमिली की वजह से, क्योंकि हमारे दादा उनके दादा के छोटे भाई वो सब लोग किसी कांग्रेस के अंदर काफ़ी एक्टिव थे। और उसके इसलिए मेरे फादर ने दिमाग लगाया। जब ये 12 साल के होने लगे तो घर से भाग गए। अच्छा। हाँ, तो ही वॉज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ हाँ। He never got caught. I think he was born in 1925. 25. When my father died, Which year? he died in 88. October 88. I was in Sri Lanka at that time. Actually, I could not even come and join his cremation. मुझे 12-14 दिन बाद पता लगा। मेरी बहन जो है वो उसने MSc ज़ूलॉजी में करा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। Then she was doing her PhD माइक्रोब्स में। तो उसके बाद शादी हो गई उसकी। फिर वो चली गई USA। उसका हस्बैंड जो था he had gone in 70s। वो गुप्ता है, मतलब पंजाबी गुप्ता है। तो लेकिन हम लोग उस समय ऐसा आदमी देख रहे थे कि जो पढ़ा लिखा हो और शराब ना पीता हो। तो सिखों में ऐसा आदमी ढूंढना नामुमकिन सा लगा। दोनों बच्चों इकट्ठे मिल जाए, नामुमकिन लगा। तो इसलिए ये ठीक लगा। तो उसकी शादी हो गई, वहाँ चली गई वो। अभी शी इज देयर सिंस 75। हाँ, रामपुरा में है ससुराल उनकी, रामपुरा में उसकी ससुराल है। मेरे से 1 साल बड़ी। 1 साल बड़ी। तो ऐसे ऑन पेपर 17 दिन। ऑन पेपर 17 दिन। उसका इंटरेस्टिंग है, मैंने एक साल में 2 क्लासेस भी करी। वो अपना नॉर्मल कोर्स में चलती रही। तो जब मैं 10th कर लिया और प्रेप में एडमिशन नहीं लेंगा तो मेरा जो थे एज 1 साल कम थी। तो मुझे किसी ने ये बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ठीक हो जाता है। हाँ, बढ़वा लो इसको, बढ़वा लो। तो मैं छोटा तो था ही, चला गया उठा के अपना सर्टिफिकेट ले गए वहाँ पे। तो मुझे वो मजिस्ट्रेट ने बुला लिया, अपने पास खड़ा कर लिया। बोला बेटा तुम्हें किसने बोला कि यहाँ पे एज बढ़ जाती है? मैंने कहा देखिए मैंने सुना है कि हाई स्कूल अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो तो नहीं बढ़ती है, लेकिन क्योंकि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड से करा तो उन लोगों ने मुझे बताया है कि अगर आपका ऑर्डर हो जाए तो ये बढ़ जाती है। कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलती कर रहे हो, तुम 1 साल मज़े करो और उसके बाद लेकिन तुम। मैंने कहा नहीं मुझे मज़े नहीं करने हैं, मुझे मतलब। तो फिर उन्होंने अपना क्लर्क को बोला कि इनको एक दे दो लेटर। तो वो लेटर लेके आ गया, मेरी 1 साल उम्र बढ़ गई। तो वो 11 नवंबर 49 बॉर्न है, तो उसकी 11 नवंबर 50 हो गई है। मेरी जो थी वो सही हो गई 28 नवंबर 50। वो मेरे से 17 दिन बढ़ी। तो मुझे बोलती तुम आ जाओ, मैंने कहा दोनों को भगा देंगे। कहेंगे सिबलिंग 17 दिन में कैसे हो सकते हैं? बहन ही नहीं। तो 4 भाई वापस आते हैं खटखड़ कलां, और फिर 4 में से एक भाई फिरोजपुर, कुलबीर सिंह जी, कुलतार सिंह जी सहारनपुर। दोनों भाई फिर उत्तर प्रदेश ही था। तो आपके पिताजी रणबीर सिंह जी और सबसे छोटे राजेंद्र सिंह जी, ये 2 भाई वहां जाते हैं। वहाँ जो लैंड इनको अलॉट हुई वो इनको ही नहीं, वो शायद हजारों लोगों को वहाँ अलॉट हुई। आदमी मतलब क्योंकि उनको तो जमीन वो आबाद करनी थी। किसी ना किसी तरह जंगल थे। तो आपको चाराने की एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। और उसके बाद वो बोलते थे आप उस इलाके में चले जाओ। आपने जितनी जमीन मांगी पूछते थे भी आपके पास साधन है या नहीं है करने के, कर लोगे तो वहाँ बोलो हाँ कर लेंगे। तो वो उन्होंने राउंड फिगर 100 एकड़ दे दो जी, 100 एकड़ दे दी उन्होंने। जंगल काट के कल्टीवेबल करना था। ठीक है। वो तराई का इलाका था, वहाँ पे यहाँ पैर रखो तो वहाँ पिचकारी पड़ती थी। इतना पानी था। तो यू हैड टू एक्चुअली, जंगली जानवर भी थे, सब कुछ था। जिम कॉर्बेट के पास में ही है। जिम कॉर्बेट से ज्यादा दूर नहीं है, साउथ ऑफ जिम कॉर्बेट अबाउट 30 किलोमीटर द क्रो फ्लाइज। तो वहाँ फिर ये 2 भाई वहाँ जाते हैं।
इनको लगा कि हम तो 100 एकड़ ही संभाल पाएंगे, तो 100। ना 100 एकड़ तो उन्होंने, क्योंकि उस समय ना तो मजदूर थे, हाँ ना कोई काम करना चाहता था। हाँ, सब मैनुअल करना था। वो लोग तो लोग थे जैसे सुबह मच्छी पकड़ ली, शाम को खा ली, दूसरे दिन फिर पकड़ के लिए लोकल पॉपुलेशन सारी तो काम करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ तो माय फादर वाज द फर्स्ट पर्सन हु बॉट अ ट्रैक्टर फर्गूसन। वो जब पहले पावरलिन पे चलते थे, उसमें पेट्रोल और कैरोसिन चलता था। अच्छा पेट्रोल से स्टार्ट होता था, कैरोसिन पे चलता था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। वो लाए थे उसके बाद। लेकिन वो हम लोग इतनी जल्दी सेटल नहीं हो पाए, क्योंकि उस जमाने में जो थे गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, और वो राय सिखों को यहाँ से निकालना चाहते। राय सिख किसको कहते हैं? राय सिख एक कम्युनिटी है सिखों की, जो कि आमतौर से खाना बदोश टाइप के लोग होते हैं, गुजर टाइप के लोग थे। अच्छा। खेती भी करते थे, लेकिन वो लोग जो थे वो लड़ने मरने के लिए बड़े मशहूर थे। अच्छा। गुजर भी होते हैं, तो वो एक्चुअली यू कैन से सिख गुजर थे। तो उनको वो वहाँ से निकालना चाहते थे कि ये लोग, उनको लोगों को ये था कि ये यहाँ पे बदमाशी करेंगे, फैला देंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, सिखों के खिलाफ थे। तो माय फादर स्टार्टेड अ स्ट्रगल, इसे कि आज ये राय सिखों को निकाल रहे हैं, कल हमें निकालेंगे, अगर लड़ना है तो इनके लिए लड़ो। तो वो उस स्ट्रगल में मेरे फादर के खिलाफ 2 झूठे केस बनाए गए, 326 रेलवे एक्ट, इन्होंने रेलवे लाइन काटी है। अच्छा। On that case, my father remained on bail throughout his life. Throughout his life, that case could never be closed. क्योंकि वो एक्चुअली केस झूठा था, तो बाद में जब छोड़ा तो बेल पे छोड़ दिया, उसके बाद वो केस बंद हो गया, केस बाय फाइल बंद हो गई। तो टेक्निकली ही वाज ऑन बेल फॉर ऑल हिज लाइफ। लेकिन राय सिख रहे, वो भी रहे, और उन्होंने उस ज़माने में, मतलब हम लोग छोटे छोटे थे, तो मुझे, मेरी मदर को और हमको लकड़ी से बांध के जो सरकारी ट्रैक्टर थे उनके आगे डाल दिया कि इनके ऊपर से निकाल के ले जाओ। अच्छा, आप लोगों को? हाँ हाँ। एक्चुअली हाउ ओल्ड वर यू दैट टाइम? मुझे तो याद नहीं है, छोटे होंगे, बच्चे होंगे। तो बट दैट वाज अ फुल ब्लोन वॉर फॉर सर्वाइवल फॉर राय सिख्स। और इसलिए उनको रात में दिन में कहीं पे भी जाएं, उनको सब सरदार जी सब जानते, राय सिख सब जानते। एंड ही वाज रिस्पेक्टेड मैन फॉर दैट एंटायर एरिया बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल स्ट्रगल। सो ही हैड मेड हिज ओन प्लेस, बट ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स में वैसे। मतलब सुधार हो ये तो चाहते थे, लेकिन खुद पॉलिटिक्स में कोई जगह मिले, उनको पता था कि वो जगह सिर्फ एक करप्ट आदमी ही रख सकता है। मेरे ख्याल से जिस समय भूख हड़ताल चल रही थी भगत सिंह जी की, उस समय गोविंद वल्लभ पंत भी उनसे मिलने गए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया। देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे आदमी थे। वो उन्होंने कहा, यहाँ पे यूपी सरकार का एक पॉलिटिकल डिसीजन था कि राय सिखों को यहाँ से निकालो। उसकी 2-3 वजह थी। एक तो वो पंत साहब जो थे वो पहाड़ों के रहने वाले थे, तो ये जो थे देवर इमीडिएटली आफ्टर द माउंटेन्स, सो दैट वाज एन एरिया व्हिच दे थॉट दैट पॉसिबली लेटर ऑन विल बिकम, तो वो थिंकिंग तभी, इसीलिए उत्तराखंड में ना, वो इलाका आज उत्तराखंड में है। तो उनका वो अलग चीज थी, ये अलग चीज थी। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जब पंत जी मिलने जाते हैं भगत सिंह जी से और कहते हैं भूख हड़ताल को छोड़ो और हम इसको, इस इशू को कांग्रेस लड़ेगी, तो भगत सिंह जी ने उनको कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि, उन्होंने बोला तुम बाहर आ जाओ फिर लड़ेंगे। कहते बर्तन को साफ करने के लिए उसके अंदर हाथ डालना पड़ता है, उसके बगैर साफ नहीं होता। तो हम अंदर है ना, हम उसको अंदर साफ करें, आप कर सकते हो तो बाहर से करो। बड़ी कमाल की बात है। तो आप कितने बड़े थे जब वहाँ बाजपुर आप लोग भी गए? हम लोग तो, हमें तो याद है, हमारा बचपन वहीं था, मतलब होश में हमें याद है, वो बच्चों की साइकिल चलाते थे। अच्छा। हमने शेर वगैरह भी देखे हैं। अच्छा। सांप वगैरह भी काफ़ी देखे हैं। हाँ, शेर वगैरह वहीं खेतों में घूमते आपने देखे? ना, वो आते थे, वो खेत में नहीं आते थे, जंगल थे, नज़दीकी जंगल थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि पूरा इलाका आबाद नहीं होता। तो कई बार आते थे, अगर मान लीजिए उधर आग लगी या भागे तो हम लोगों के छप्पर होते थे। मुझे वो सीन याद है कि जब वो आए और छप्परों के ऊपर से छलांग मार के, अच्छा, हाँ, सामने की तरफ आए और भाग गए दूसरे ने। अच्छा। हाँ, हमारी एक भैंस होती थी, वो काफ़ी चुस्त थी, उसने 1-2 बार शेरों का मुकाबला करा, उसके बड़े बड़े सींग थे। अच्छा। भैंस होती ना, बच गई वो, लेकिन मतलब उसका भी हमें याद है कि उसका जख्मी होकर वापस आई थी।
तो बाजपुर के स्कूल में आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? बाजपुर में एक्चुअली मेरे फादर ने हम लोग फार्म से शकरपुर गांव है बाजपुर के पास, वहाँ पे मूव किया सो दैट अवर एजुकेशन कुड बी स्टार्टेड, क्योंकि वो उधर वहाँ स्कूल नहीं थी। तो मेरी सिस्टर वहाँ पे पढ़ी, पहले पढ़ी 5वीं तक, उसके बाद 1 साल कानपुर में मेरे मामा जी की शादी हुई, तो उन्होंने उनके पास वहाँ पे 1 साल रुक गई, तो 6ठी वहाँ से करी। फिर आगे मैं दोनों जने हमने 8th क्लास तक एजुकेशन बाजपुर में करी। वहाँ पे एक वो हाई स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल वहाँ पे, और 8वीं क्लास के बाद फिर हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 9th में चले गए। उसमें स्कूल एजुकेशन भी यूनिवर्सिटी में होती थी? हाँ, वो अभी भी है, अभी भी है। दे हैव अ हाई स्कूल बोर्ड। अच्छा। आप वहाँ 6 साल रहे? हाँ, मैं वहाँ से 10 में मैं बताया ना, काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिए लाइफ में। 1 साल एग्जाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि अगले साल से सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो 1 साल भर का पढ़ के क्या एग्जाम देना है, अगले साल देंगे। तो 1 साल पहले उम्र बढ़ा दी, फिर 1 साल छोड़ दिए। तो 2 साल का जो है मतलब कमांड डिसीजन हो गया ना, 2 साल का मतलब कम कर लिया। अगर वो ठीक रहते तो शायद मतलब मैं अगले किसी रैंक पे पहुंच जाता। मुझे ऐसा लगता ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसा मेरा हाल था, जैसे मैं बोलता था, मैं मेजर जनरल बन गया। यही इत्तेफाक की बात है, मतलब हैरानगी की बात है मेरे लिए भी और मेरे साथियों के लिए भी। फिर मैंने वहाँ से BSc फर्स्ट ईयर करा। BSc फर्स्ट ईयर करने के बाद रुड़की यूनिवर्सिटी ने एक बच्चे नहीं आ रहे सबके पास। अच्छा। तो उन्होंने स्कीम निकाली कि जिन लोगों के 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में और इक्विवेलेंट एग्जाम में, दे कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट एडमिशन। अच्छा। तो BSc वो समय था। हाँ, BSc फर्स्ट ईयर में मेरे 78% मार्क्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री। कमाल की बात है, साधारण बात नहीं। 1 साल छोड़ा था ना। उसका बेनिफिट हुआ? वो बेनिफिट नहीं हुआ, घर पे जूते पड़े। मेरे फादर ने बोला अगर तुम ठीक से पढ़ोगे नहीं तो घर बैठा लूंगा। बाकी सब लोग तुम्हारी उम्र के काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे पढ़ना पड़ा। तो मतलब वो एक ऐसा वक्त भी आया कि जैसे मान लो उसमें 7 सवाल थे मैथमेटिक्स के पेपर में, उसमें लिखा था डू एनी 5, तो हमने 7 लिख के लिख दिया चेक एनी 5। चेक एनी 5 क्या? तो ऐसा भी टाइम था पढ़ने में। चेक एनी 5। तो खैर वो कर दिया। उसके बाद 78% पे एडमिशन हो गया रुड़की में, रुड़की चले गए। तो उसके बाद फिर रुड़की में काफ़ी वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग किया? सिविल इंजीनियरिंग करी। जब मैं रुड़की में अलीगढ़ में पढ़ रहा था, तो कोई शादी थी जिसमें मैं रुड़की गया था। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी देखी तो मुझे लगा यार ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। पूछा क्या है, तो लोगों ने बताया कि ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। तब मुझे ये नहीं पता था कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो मैंने ये सोचा कि यार यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो फिर फौज में किस साल आप पहुँचे? 74 एक्चुअली 73 जुलाई में, 26 जुलाई 73 अलीगढ़ से रुड़की से डायरेक्ट आए मैं देहरादून। ठीक है। इधर पढ़ कर आगे डिग्री भी बाद में आई सब। हाँ। तो मैम से आपका विवाह कैसे हुआ? वाज इट एन अरेंज्ड मैरिज? हम तो शादी के बाद ही एक दूसरे को देखा भी नहीं था। हाँ। मुझे बोला भी गया जाके देख लो। मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं देखूंगा तो वो भी तो देख लेगी। तो आप माशाल्लाह लंबे चौड़े खूबसूरत गबरू जवान। खतरा तो होता है, इस बात का खतरा तो होता है, बिकॉज यू कैन बी रिजेक्टेड। तो इसलिए चांस भी नहीं लेना। ऐसा था कि शी वाज स्टडीइंग इन ए हॉस्टल। वहाँ पे मेरी बुआ जी जो थी प्रकाश कौर, उनकी बच्चियाँ भी वहीं पढ़ती। अच्छा। तो एक दूसरे को जानती थी। वो लोग मेरे से बोले कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने कहा करवा दो, कर लूँगा। तो तब तक मैं कमीशन हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तब कमीशन नहीं हुआ था, मतलब जब बातचीत चली तो नहीं हुआ था कमीशन, तब वो बात शादी का। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने फिर इनसे बात करी, मेरी बुआ जी ने इसके पेरेंट्स से बात करी, तो वो लोग फिर रुड़की आए मुझे देखने। हाँ। तो मैं था नहीं इत्तेफाकन उस समय। तो वो उन्होंने मेरा कमरा खूब तलाशी लिया, दारू पीता नहीं पीता है, जूते का नाप, इसके मामू जी कितने नंबर का जूता, फादर मेरी बुआ जी सब। खैर नहीं, शादी हो गई क्योंकि दैट वाज अरेंज्ड। फिर एक मौका आया कि टिबेटन लैंग्वेज कोर्स के लिए वॉलंटियर करना है। टिबेटन लैंग्वेज के लिए, तिब्बतन लैंग्वेज। तो 1.5 साल का कोर्स है, मैंने उसके लिए वॉलंटियर कर दिया। वहाँ पे एक ऑप्शन आया स्पेशल फोर्सेस का, व्हाइल आई वाज देयर। ओके। तो मैंने फिर। और ये कोर्स कहाँ कर रहे थे आप? पचमढ़ी में। पचमढ़ी एजुकेशन कोर का सेंटर है वहाँ पे। ओके। तो वहाँ से फिर मैं अप्लाई किया, तो आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर 10 पैरा।
3 महीने का प्रोबेशन। आई वाज द फर्स्ट ऑफिसर इन इंडियन आर्मी टू डू अ 3 months प्रोबेशन। एक इसको भी थोड़ा सा है ना समझाइए। 10 para stands for what? 10 para, is it a regiment, is it a brigade or what? पैराशूट रेजिमेंट की यूनिट है, एक यूनिट है ये। स्पेशल फोर्सेस टास्क में श्रीलंका का 3 साल। वहाँ किस साल से किस साल तक रहा? वहाँ पे शुरू से 87 से लेके 90 तक। तो शुरू से वहीं वीर चक्र भी आपको अवार्ड हुआ। जनरल साहब लौट के आते हैं आपके परिवार पे। जी। आपकी दादी जी की बात करते हैं, जी। भगत सिंह जी की माँ विद्यावती। वो तो 1975 में इस दुनिया से गई 1 जून को। जी। That means you were almost 25 years of age at that time. पोस्टेड इन चंडीगढ़ में। तो दादी की बहुत सारी यादें होंगी आपके पास। दादी की बचपन की भी यादें हैं। वो हमारे पास आती थी, रहती थी, काफी बीमार रहती थी। उनको अस्थमा टाइप पोजिशन साइटिका भी था। वो काफी वो बदन झुक गया था आगे। लेकिन मतलब शी वाज अ डिफरेंट पर्सन। थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। मैंने उनको देखा है, मतलब मुझे किस्मत से मेरी, तो मुझे उनके साथ जो श्री भगत सिंह के साथी थे, उनकी जो ओल्ड रेवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें भी उनके साथ जाने का मौका मिला। तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कभी डिफरेंशिएट किया हो उन बच्चों में और उन बच्चों में जो मर गए। वो ना वो कर सकती थी। उनको वो सबको परिवार में बच्चों को सबको इस उम्र में उनको याद थे, उनके नाम याद थे। सब कुछ पता था उनकी बीवियों से, उनके बच्चों से। और उन कईयों के जो उनके माँ बाप भी जो थे, तो उनका जो था, शी लिव्ड अ डिफरेंट लाइफ ऑफ हर ओन। आई डोंट थिंक वी कैन अप्रिशिएट दैट। हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका नाम क्या था। विद्यावती तो एक डॉक्टर नाम था। माता पिता ने क्या नाम रखा था वो नहीं पता हमें। विद्यावती तो उनके ससुर ने दिया ना ये नाम। तो हम लोग छोटे थे, हमने कभी इस चीज को जरूरी भी नहीं समझा। लेकिन जैसे बटुकेश्वर दत्त जब डेथ बेड पे थे, दिल्ली एम्स में, ना एम्स में नहीं थे, ही वाज इन राम मनोहर लोहिया, आई थिंक ही डाइड इन राम मनोहर लोहिया में तो माता जी ही थी, वो एम्स में थे। तो वो उनसे मेरे फादर ने पूछा कि दादा अब तो आपका टाइम आ गया, आप कम से कम हमें ये बता दीजिए कि आप पार्लियामेंट में गए कैसे, आपकी किसने मदद करी। अच्छा। तो ही टोल्ड हिम वेरी पोलाइटली, देखो रणबीर, उनमें से काफी लोग अभी जिंदा है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। अच्छा, इमेजिन अ पर्सन डाइंग। अब भी नहीं बताना है। अब तो देश आजाद था। नहीं उन्होंने कहा था ये नहीं हो। उन्हें पता था उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उनको ये भी पता था कि बाद में उनके साथ क्या हो सकता है। मैंने आपको बोला ना, मेरे फादर भी जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी तो देखते थे हम किसको क्या भेज सकते हैं। तो लाइक ये अपना भगवान दास माहौर, बाकी लोग, ही यूज्ड टू ऑलवेज एज मच एज पॉसिबल ही टू हेल्प। अगर जिस साल बचा सकते थे उसको नहीं रखते थे। हमारा एजुकेशन भी हैंड टू माउथ ही हुई। तो और हाइट भी बता रहे थे कि माता विद्यावती बहुत 5'10", between 5'10" and 11, between 5'10" and 11, she was pretty tall. बेटियां भी उनकी काफी लंबी। मतलब मैंने अपनी बुआ को देखा है, they moved and dominated like men, not like women. तीनों ही बुआ या तीनों? अच्छा। मेरे फादर जो थे ना, he was dedicated to this cause. I haven't seen that dedication in other brothers. They became worldly, but he remained. वो रहे उसके बाद। He remained is thinking is actually even our bringing up of us as representatives of the family. I cannot claim that myself that I have been able to do that. Except for my daughter, the only thing I could inculcate was a habit of reading. बेटी आपकी कहाँ है? यूएसए में। वो भी यूएस में, टेक्सास में। हाँ, यस। आपने अपनी सर्विस के दौरान भी ये डिस्क्लोज नहीं किया था आपका रिश्ता? बड़ा मुश्किल था। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं भगत सिंह का भतीजा हूं और लड़ाई में भाग जाऊं
लड़ाई में भाग जाऊं और बता रहे क्या मैं भगत किसी सिंह का ऐसी भतीजा। जगह पे हूँ जहाँ पैसा बहुत हो, मैं चोरी कर लूँ, हाँ, तो फिर बताइए मुझे, क्या बात है। आई वुड हैव एडेड टू द डिसफेम, आई वुड हैव deglorified that person. हाँ हाँ And supposing I behave like Socrates or as a philosopher, or like Sikandar as a brave man, I would have just been yes from that family. तो क्यों अपने आप को जबरदस्ती जोड़ के वो टेंशन बढ़ानी है? So I kept myself very aloof. अच्छा, जो उर्दू में बायोग्राफी आपके पिताजी ने लिखी भगत सिंह की, whatever he wrote was in Urdu, whatever he noted and other collected, हाँ जी, that was in English. तो अब एनबीटी पब्लिश कर रहा है। एनबीटी पब्लिश नहीं करा, उनको वो मटेरियल दे दिया, हाँ हाँ उन्होंने उसको फोटोकॉपी कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, हाँ। दे विल वर्क ऑन दैट। भगत सिंह जी की राइटिंग्स में आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर होते हैं? ऐसी कौन सा आर्टिकल या जिसको बार बार पढ़ने का मन करता है? आप लोग अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन 3 हैं particularly which I would recommend everybody to read and few more. First is Why Am I an Atheist? Because it gives you the philosophical build of this man and his ability to analyze himself. Then when he was 16 years old, he has written about पंजाबी भाषा, उसकी लिपि। जी 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 बिल्कुल। In that, what is hidden message which people fail to see is that he says that we should have one lipi, whether we are Tamil or Punjabi or anything, and most acceptable will be Devanagari lipi. If we start writing in same lipi, we will learn the languages faster and we will learn them. अभी तो हम उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो एक हट रहा है, उसको पढ़ना सीखो। हाँ, उसमें कैटेगोरिकली वो लिखते हैं कि इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। थर्ड आर्टिकल दैट आई अप्रिशिएट मच मोर इज वेरी थॉटफुल, थॉट प्रोवोकिंग इज वसुधा कुटुंबकम के ऊपर उन्होंने जो जी 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 वो भी उसी एज में है ऑलमोस्ट 17 साल की उम्र। हाँ हाँ। यू नो व्हाई भगत सिंह इज भगत सिंह एंड अदर्स आर नॉट? बिकॉज ही रोट when you write, you consolidate your thinking before you write. You cannot write even a line without consolidating. ये लोग मोतीलाल नेहरू के पास चंदा मांगने गए। हाँ हाँ हाँ। मोतीलाल नेहरू के पास बहुत पैसा था। हाँ हाँ। मोतीलाल नेहरू ने इनको बोला, पहले ये तुम सूट वूट पहना हुआ है ना, इसको बेच के पैसा ले आओ, उसके बाद मेरे से पैसा मांगना। तो ही सेज कि ठीक है पंडित जी, लेकिन कभी ऐसा मौका आए तो आप अपनी इस बात पे दुख मत करना, क्योंकि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हमें इस बात का तकलीफ है कि आप कभी अपने इस डिसीजन के ऊपर, इस बातचीत के ऊपर कभी अगर आप अफसोस करोगे तो हमें दुख होगा। आपने जो बोला वो सही है, इसलिए आप उसके बारे में कभी अफसोस मत करना। उसके बाद जब उन्होंने मोतीलाल नेहरू ने इनको असेंबली में देखा, ही रिकॉग्नाइज्ड, दैट्स द रीजन ही वेंट टू हिम। ही सेड दैट मेरे पास एक हीरा आया था, मैंने पहचाना नहीं। तो इसे देखिए पंडित जी, आप उसको भूल जाइए, मैंने आपको तब भी रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि वो हमारे बहुत बुरे दिन थे। अब तो हमारे बहुत अच्छे दिन हैं, अब तो सिर्फ मरना बाकी है, तब हमें कुछ करना था। तो दैट इज द टाइप ऑफ डिलीवरी, इम्पैक्ट दैट ही कुड कन्वे टू द मैन, मतलब दैट वुड हैव गॉन टू द कोर ऑफ द हार्ट ऑफ दैट मैन, कि भाई मैं क्या कर दिया और ये मुझे क्या बोल रहा है, बट ही कुड डू इट। जिस थानेदार ने इनको अरेस्ट किया था यहाँ पे जेल में, वो इनकलाब जिंदाबाद के नारों से इतना परेशान हुआ कि छुट्टी लेके कश्मीर चला गया। वहाँ पे वैली में उसको इनकलाब जिंदाबाद इतना सुनने को मिला, तो कहता है कि मैंने ये सोचा कि अब हिंदुस्तान में मैं इस इनकलाब जिंदाबाद से नहीं बच सकता। एक बार ये उनके एक साल में 7 पिक्चर बन गई भगत सिंह के ऊपर। मैं उस समय ब्रिगेडियर था, आगरा में पोस्टेड था। आगरा में किसी तरह से ये बात लोगों को पता थी कि मैं रिलेटिव हूँ। अच्छा।
तो ये न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह जो थे ये क्योंकि मैं काफ़ी और उल्टे सीधे काम करता था, तो कहते हमें आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा भाई मेरे से बात करें तो घर पे आ जाओ, मैं बाद में ऑफिस में तो ऑफिस की बात ही करूँगा। तो मेरे से पूछते हैं कि ये जो सरदार भगत सिंह के ऊपर 7 पिक्चर बनी है, इसमें से सही कौन सी है? तो मैंने कहा मुझे तुम ये बताओ कि रामचंद्र के ऊपर 17 रामायण है, सही कौन सी है? सही कौन सी है? तुम अपने भगवान का नहीं बता सकते तो मैं भगत सिंह का कैसे बताऊं? इसलिए मेरे लिए सब सही है, ठीक है ना? मैं इसमें मैंने कहा या तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लूं कि मैं सही बताऊं, नहीं तो अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो जो है वो सही है। आज आपसे इतनी सारी खूब जी भर के बातें हुई, अलग अलग विषयों पे, परिवार के ऊपर, भगत सिंह जी के ऊपर, आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। सो काइंड ऑफ यू फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे दैट वी कुड डू इट। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू।